आज मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरी भाभी पर है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, या यह कहिए कि मैं भी उनका हमेशा साथ दिया। मेरी उम्र 24 साल है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरी माँ तो मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया में नहीं रही। मेरे बड़े भैया की उम्र उसे टाइम 15 साल थी। मेरी नानी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। मैं जब आँख खो तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाते ही चल बसी थी। अब मेरे लिए मेरे पिता, मेरी नानी और मेरे बड़े भैया ही बचे थे। नानी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी से दूसरी शादी पर काफी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी पर राजी नहीं हुए। वह मुझे सौतेली माँ की गोद में नहीं डालना चाहते थे। नानी ने पिताजी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन मेरी नानी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन नानी भी बस 8 साल तक ही हमारा साथ दे पाई थी। एक दिन वह भी हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। पिताजी नानी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उसे वक्त 8 साल का था। भैया अभी कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे और पिताजी भी नौकरी को जाते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता, और फिर भैया की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार भैया ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मैं भी उसे वक्त चौथी क्लास में था। सुबह सवेरे उठना और तैयार होकर स्कूल जाता था। भैया हम तीनों के लिए नाश्ता बनाते थे। नाश्ते के बाद फिर मुझे तैयार करके स्कूल छोड़कर आते और घर आकर घर के सारे काम काज करते थे। भैया मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया करते थे और फिर मुझे स्कूल से वापस लेकर आते थे। मेरे भैया मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, मगर जिस घर में औरत ना हो उसे घर का कोई हल नहीं होता। यही हाल हमारे घर का भी था। पिताजी भैया से शादी के लिए कहा करते थे, लेकिन भैया यह बात कहकर टाल देते थे कि मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ और जब तक मैं किसी काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गया। सोकर उठा तो 3 बज रहे थे। मेरी नजर जैसे ही भैया पर पड़ी तो आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को देख रहे थे। मैं भी बिजी था। मैं उठकर भैया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मुझे अपने पीछे खड़ा प्रकार भैया, जो अपने बालों में हाथ फेर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों को रोक दिया। फिर मुझे देखकर उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम जाग रहे हो और मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तुम अंदर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लो और कोई भी शर्त मत करना। पले भैया की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और फिर सिर हिलाकर कह दिया कि ठीक है भैया, आप चले जाओ। जब भैया घर से चले गए तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और दरवाजा बंद करने के बाद वापस आ गया। 1 घंटे के बाद भाई अभी घर वापस आ गए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही होने लगा। हर दिन भैया 1 घंटे का बहाना लेकर घर से बाहर चले जाते थे और पिताजी के घर आने से पहले ही वह वापस आ जाते थे। अब मैं 8th क्लास में आ गया था। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। भैया की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और भैया की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर पर आ गए। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। जब भैया घर में दाखिल हुए तो उनके साथ एक लड़की भी थी जिसे घूंघट किया हुआ था और जो लाल लहंगे में दुल्हन की तरह लग रही थी। जैसे ही पिताजी ने भैया की तरफ देखा तो वह चौंक गए और उठकर खड़े हो गए और चलते हुए भैया की तरफ गए थे और उनके पीछे खड़ी हुई लड़की पर नजर डालते ही पिताजी भैया की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। भैया ने पिताजी के तेवर देखते हुए कहा और हकलाते हुए बोले, पिताजी मुझे माफ कर देना, यह लड़की मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। पिताजी ने गुस्से में भैया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह पीछे खड़ी हुई लड़की कांपने लगी थी। पिताजी की नजर जब उसे लड़की पर गई और उसके बाद एक नजर पिताजी ने मुझे भी गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा कि इस लड़की को अंदर लेकर जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उसे लड़की को अंदर लेकर चला गया। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया, मैं उन्हें देखकर हैरान ही रह गया था। जिसको मेरे भैया अपनी पत्नी बनाकर लाए थे, वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी एज भी भैया से बहुत कम थी। वह लड़की लगभग मुझे 2-3 साल ही बड़ी होगी। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरा आइडिया सही ही निकला।
था कि वह मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी। उनका चेहरा देखते हुए मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर भैया ने यह शादी के अंदाज में की थी। भैया पिताजी से बात करके उनकी परमिशन से भी तो शादी कर सकते थे। ना जाने भैया ने क्यों ऐसा किया। मैं उसे लड़की को कमरे में बैठकर बाहर आ गया था। पिताजी ने काफी देर तक भैया की क्लास लगाए रखी थी। उनका कहना था कि ऐसे किसी की बेटी को शादी करके घर लाना यह कौन सा तरीका है। अगर वह पिताजी को बताते तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से कर देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया था। भैया ने पिताजी से बहुत माफी मांगी, लेकिन पिताजी ने भैया के बहुत बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़की जिसका नाम सिमरन था, जो कि मेरी भाभी थी, वह हमारे साथ बहुत अच्छे से अब एडजस्ट हो चुकी थी। उम्र का ज्यादा फर्क ना होने की वजह से मैंने उसे नाम से ही बुलाने ठीक समझा था। मैं भी भाभी का नाम लिया करता था। भाभी का नाम लेने पर पिताजी मुझे बहुत डांटे थे। उसके बाद मैं मजबूरन ही सिमरन को भाभी कहना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। भाभी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब हमारा घर घर लग रहा था। इस घर में औरत की कमी थी, जो अब भाभी ने आकर पूरी कर दी थी। हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। अब भैया को भी घर में खाना बनाना नहीं पड़ता था। मुश्किल से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। लेकिन एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कब किसी के जाने से रुकी थी जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब आ गया था। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। भैया सारा सारा दिन काम पर होते थे। उनके पीछे घर में मैं और भाभी पूरा दिन घर में मजे करते थे। हम दोनों की आपस में दोस्ती देखकर भैया हमेशा देखकर जल बन जाते थे। भाभी और मैं भैया की हालत पर खूब मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उसे दिन भैया की छुट्टी थी। उसे दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से भाभी ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने भाभी को जाने के लिए जबरदस्ती मान लिया। उनके जाने के बाद मैं वही हाल में सोफे पर लेट गया था। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजारी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज हुई। मैं सोफे से उठने ही वाला था कि इतनी देर में भाभी मेरे पैरों में आकर गिर पड़ी। मैं खड़ा हुआ और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। भैया ने ही भाभी को घसीटते हुए हाल में लाकर फेंक दिया था और वह काफी देर तक भाभी पर गुस्सा करते रहे, जबकि मैं चुपचाप खड़ा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। भैया भाभी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में आज तक मुझे उन्होंने भी नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद भाई अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उसे बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने भाभी की तरफ गुस्से की नजर से देखा और घर के बाहर निकालकर चले गए थे। भैया ने मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। वह तो चले गए थे, लेकिन उसे वक्त भाभी की हालत बेहद खराब हो रही थी। मैंने फौरन से भाभी को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। उसे वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी। भाभी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार भैया को पुकार रही थी। उनको संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था और पूरी रात मैंने भाभी के साथ ही गुजारी थी। अगली सुबह जब मैं भैया के कमरे में गया तो मैंने देखा कि भैया के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जॉब पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब भैया खींच ले गए। यह तो अच्छा हुआ पता चल गया कि भैया कहाँ गए थे, वरना ना जाने भाभी का रो रो कर क्या हाल होता। भैया ने भाभी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे भैया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और भाभी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। भाभी भैया को बहुत याद करती थी, लेकिन मुझे कभी भी भैया की याद नहीं आती थी। मैं तो उनके घर से बाहर होने पर बहुत ज्यादा खुश था। जैसा सलूक भैया ने भाभी के साथ किया था, उसे हिसाब से मुझे भैया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हर दिन गुजरते चले गए और मेरा MBBS भी हो गया था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे MBBS की डिग्री मिल गई। मैं डिग्री लेकर जब घर आया तो खुशी के मारे झूम उठा और मैंने भाभी को खुशी से अपनी डिग्री दिखाई और कहा, देखो भाभी, मैं
डॉक्टर बन गया, आज बहुत खुशी का दिन है। तभी भाभी को मैं खुशी की वजह से गले लगा लिया और भाभी ने मेरे माथे को चुनते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मेरी इस खुशी पर मेरी भाभी भी बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है, अब तो मुझे यह बताओ कि तुम मुझे क्या ट्रीट दे रहे हो। मैं भाभी से कहा, आप कुछ भी मांगो मैं आपको वही दे दूंगा। भाभी ने कहा कि अच्छा ठीक है, वापसी में मुझे क्या तोहफा लेना चाहते हो। मैं भाभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मैंने भाभी से कहा, आपको मुझसे जो चाहिए वह ले लो, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। तो भाभी मुझसे कहने लगी कि ठीक है, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने अपनी भाभी के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है, जो हुक्म मेरी भाभी, आप मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ आपको कहाँ जाना है। भाभी ने शॉपिंग के लिस्ट तो पहले ही बनकर रखी हुई थी। भाभी मुझे शॉपिंग की लिस्ट हाथ में थमते हुए खूब हंसने लगी। भाभी के हंसने की आवाज सुनकर मैं कहीं खोस गया था। आखिर कितने दिनों बाद मेरी भाभी खुलकर हंसी थी। मेरे कान तो अपनी भाभी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार भाभी की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपनी भाभी को ऐसे ही खुश रखूंगा, कभी भी उनकी हंसी उनके होठों से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी भाभी हंसते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी, यह मुझे आज पता चला था और मैं उन्हें बहुत गौर से देख चला जा रहा था। मैं भाभी की तरफ देखते हुए सोच रहा था, काश अगर भाभी की शादी भैया से ना हुई होती तो मैं उनको अपनी पत्नी बनता, बहुत प्यार से शादी करके अपने घर में लता। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोचों में गम था, तब अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तब मैं अचानक होश में आ गया और घबरा गया, ऐसे घबरा गया था जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई थी। मैं एकदम से भाभी से नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। तब भाभी ने मुझसे पूछा कि तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो। भाभी का सवाल सुनकर मैं फिर से भाभी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि मैं उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किस बारे में सोच रहा हूं, मगर फिर मैं अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने भाभी से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गया ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊं। लगभग 15 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया और गेट के बाहर खड़ी हुई अपनी बाइक को स्टार्ट किया और 2-3 बार हॉर्न, जैसे ही हॉर्न की आवाज सुनकर भाभी बाहर आ गई तो उन्हें आता देखकर मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर भाभी के घर से बाहर निकालने के बाद मैं घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट कर तो भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मैं गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चलने लगा। मैं बाइक बहुत तेज स्पीड में चल रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से भाभी बहुत डर रही थी। जैसे भाभी ने मुझसे कहा कि भाई की स्पीड कम करो और मैं उनके साथ और भी ज्यादा शरारत करने लगा था, बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उसे खूब मजाक कर रहा था। कुछ देर के बाद मैं गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वह पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। वह घर में जितने कॉन्फिडेंस के साथ रहती थी, घर से बाहर निकालकर उनके सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर मेरा साथ भाभी को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वह हर चीज भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। बाइक को स्टार्ट किया और 2-3 बार फोन बजाया। जैसे ही हकी आवाज सुनकर भाभी बाहर आ गई तो उन्हें आता देखकर मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर भाभी के घर से बाहर निकालने के बाद मैं घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट। भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मैं गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चलने लगा। मैं बाइक बहुत तेज स्पीड में चल रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से भाभी बहुत डर रही थी, जिसे भाभी ने मुझसे कहा कि बाइक की स्पीड कम करो और मैं उनके साथ और भी ज्यादा शरारत करने लगा था, बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उनसे खूब मजाक कर रहा था। कुछ देर के बाद मैं गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वह पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। वह घर में जितने कॉन्फिडेंस के साथ रहती थी, घर से बाहर निकलकर उनके सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर मेरा साथ भाभी को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वह हर चीज भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। जैसे ही मैं उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को भरोसे के साथ कस के पकड़ लिया। मैं उनका हाथ पकड़कर उनको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने में बिजी हो गया था। वहां से हम दोनों यूटिलिटी स्टोर में गए और वहां से हमने पानी पीने की कुछ चीज
ये और उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर हम दोनों ने एक साथ किया। शॉपिंग पूरी हो गई थी। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद में भाभी को एक पार्क में भी लेकर गया था। वहां पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ज्यादा सुकून था और हम दोनों रात के टाइम ठंडी ठंडी घासों पर बैठ गए थे। उसके बाद में उनको अपने साथ लेकर घर आ गया था। सर्दियों का मौसम था और ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे तब भाभी ने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की काफी बार कोशिश की थी क्योंकि सब तरफ के लोग हमें ही देख रहे थे, मगर मैं उनका हाथ बहुत मजबूती से पड़ा हुआ था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम घर पर चले गए और हंसते खेल खिलाते जब हम अपनी गली में दाखिल हुए तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई थी जो सिर्फ हमें ही देख रही थी। घर के सामने भीड़ देखकर हमारी हंसी और बाइक दोनों पर ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था जिसे देखकर भाभी ने मेरे कंधे को कसके से पकड़ लिया और फिर लोगों से बचने के लिए उनके सारी कोशिश नाकाम गई। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ मुड़कर देखा तो भाभी का शरीर कांप रहा था। मैंने बड़ी हैरत से वहां खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज करते हुए उन तक आया था। जैसे जैसे मैं उनके पास आता गया उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जो लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे। मैं बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी भाभी को बाहों में घेर लिया और भाभी को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जब मैं एक औरत की आवाज सुनी, वह औरत का रही थी, हे भगवान यह क्या बेशर्मी बचाई हुई है। इन लोगों ने, शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंगरियां खेलते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि यह देवर भाभी क्या खेल खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते कभी लिहाज नहीं। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी थी, अरे बहन, इसमें इस बच्चे का तो कोई कसर नहीं। इस बेचारे ने तो अपनी बिन माँ के ही बचपन गुजरा है, आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया औरत को सोचना चाहिए था जिसने पहले इसके भोले भाले भाई को फंसाकर इस घर में दाखिल हो गई और अब देवरा पर भी डोरी डाल रही है। अरे इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है, तभी तो इसका पति कितने सालों से इसे छोड़कर चला गया है। इसके इरादे सही नहीं है और दोनों भाइयों को अपने काबू में करना चाहती है। इसका तो काम ही यही है। इसके बाद यह कोई और मर्द ढूंढ लेगी और इसके जैसी औरतों का एक मर्द से गुजरा नहीं होता। उनके तो आदत ही होती है। मुझे तो बेचारे इसके पति पर तरस आ रहा है जो इसको इसके भाई का ख्याल रखने के लिए छोड़कर गया है। जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई का यहाँ पर क्या ख्याल रखा जा रहा है तो न जाने उसे पर क्या गुजरेगी। और न जाने बहुत सी औरतें इसी तरह की बातें कर रही थी। मैं चाहता तो उन सब को जवाब दे सकता था, मगर उसे टाइम मुझे अपनी भाभी की फिक्र थी जिसका उसे टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैं जल्द से जल्द भाभी को घर के अंदर लेकर जाना चाहता था। अभी मैं भाभी का हाथ पकड़कर एक दो कम ही आगे चला था कि इतनी ही देर में जो बात मैंने सुनी उसको सुनकर मेरा फोन खोल गया था और भाभी भी मेरी बाहों में अपने होशोजमा हो गए थे। आदमियों ने तो यह देखते ही मुंह फेर लिए थे, जबकि और दिन न जाने हम दोनों को एक साथ देकर इतनी हैरान क्यों हो रही थी और इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मोटे की कहानी सुना रहे थे, लेकिन न जाने मैं की सोच में घूमता। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में गिरा हुआ हूँ। भाभी बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों की परवाह न करते हुए भाभी को अपने गोद में उठाया और घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बेड पर भाभी को लिटा दिया और फिर मुड़कर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहता तो अभी और इसी वक्त सबको जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने के बजाय भाभी के कमरे में चला गया और भाभी के पास बेड पर बैठ गया। अब मैं यह सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसे कैसे बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं भाभी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। मैंने देखा कि भाभी होश में आ रही थी। सोचते ही सोचते मेरा शरीर अकड़ गया था। भाभी अपनी मांग रही थी। मैं फौरन ही उनके करीब गया और उनका सहारा देकर बैठने लगा और जग से पानी निकालकर गिलास में किया और भाभी को पानी पिलाया। भाभी को
तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। यह सब मेरी की वजह से हुआ था। जो भाभी बेहोश हो रही थी, मैंने भाभी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयाँ का डिब्बा निकाल और जिनको मैं खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी को बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल मैं भाभी की ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिला दी थी, वरना अभी तक न जाने क्या हो गया होता और भाभी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैं टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजाने लगी, जिसे सुनकर अचानक मैंने अपने कान खड़े किए। मुझे पता था मोहल्ले वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, मगर यह लोग इतनी सुबह सुबह तमाशा लगाने आ जाएंगे, यह मुझे पता नहीं था। मैंने गौर से दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि मैं उन लोगों से आज क्लियर बात कर ही लेता हूँ। इससे पहले कि मैं जाकर दरवाजा खोलना, मेरे जाने से पहले ही भाभी ने दरवाजा खोल दिया और 8 पड़ोस की औरतें घर के अंदर आ गई थी और औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया था। भाभी खुद पर लगे इल्जाम तो चुपचाप सह रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरा नाम लिया, भाभी और लोगों पर टूट पड़ी। मेहनत से भाभी के चेहरे की तरफ देख रहा था, वह कितनी तेजी के साथ लोगों को जवाब दे रही थी। भाभी ने अपने शब्दों से सबके बोलती बंद करवा दी थी और वह सबके सब कुछ ही देर बाद अपना मुंह लटकाकर वापस चले गए। भाभी दरवाजा बंद करके अंदर आई और खुद को तसल्ली देने लगी। बैठकर उन्होंने पहले पानी पिया और मुझे नाश्ता सर्वे किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैं देखा कि भाभी के हाथ में मेरा मोबाइल था। ना जाने वह मेरे मोबाइल से किस बात कर रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। आखिर भाभी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। न जाने उसने मेरे बारे में क्या कहा था और अब भाभी मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होगी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी भाभी मुझे घूर घूर कर देखने लगी। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था, झूठ भी नहीं बोल सकता था। अब तो बस एक ही रास्ता था कि उनको सच बता दिया जाए, लेकिन भाभी के रिएक्शन तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनका सब कुछ सच सच पता चल गया हो और ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैंने सर झुका लिया था, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। भाभी अब अफसोस भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद उनको मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह आए, तुमको मुझसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहती तभी अचानक दरवाजे की बेल दोबारा से बजने लगी, जिसे सुनकर भाभी ने मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया। इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चल जाता। मैं सुकून भरी सांस ली और सोच रहा था कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक भाभी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने ही मेरे भैया खड़े थे। मैं फौरन से भागकर उनके गले लग गया। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे और भैया को लेकर मैं अंदर आ गया। भाभी अभी तक वहीं पर शोक में खड़ी थी। आखिरकार भाभी को लेने मुझे ही जाना पड़ा और उनको लेकर अंदर आ गया और कुछ देर के बाद मैं अपने दोस्त के घर जाने का बहाना करके घर से बाहर निकल आया, ताकि वह दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मत कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। पैसे भी मैं भैया की अमानत उनको सौंप चुका था। अब मैं आप लोगों को भाभी की जिंदगी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी भाभी एक तवायफ थी। वह बचपन से ही ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थी। जब से उन्होंने होठ संभाला था तो खुद को डर डर की ठोकरें खाता हुआ ही पाया था। जब वह 5 साल की हुई तो किसी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर
लिया था और उसे फैमिली के साथ ही रहती थी। आखिर उनका माँ बाप का प्यार मिल जाता, वह फैमिली के साथ उनके घर चली गई। शुरू के कई साल तो काफी अच्छे गुजरे थे। जिस परिवार ने उन्हें अपना बनाया था वह काफी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने भाभी को सड़क से उठाया था और अपना नाम दे दिया था। लेकिन जैसे ही भाभी जवान हुई तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो उनके खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि भाभी बहुत खूबसूरत थी और बचपन से ही वह बहुत ज्यादा मासूम से लगती थी। जो परिवार उन्हें अपने साथ लेकर गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहां पर उनकी स्टेप फादर के भाई की बेटियां भी थी, जबकि उन लड़कियों में भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि मेरी भाभी खूबसूरत थी। इसलिए जब उन लड़कियों का रिश्ता आता था तो वह लोग उन लड़कियों के बजाय भाभी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन उन लड़कियों की मां भाभी को बहाने से अपने साथ घर से बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते में ही भाभी के मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ रूमाल रख दिया। उसके बाद भाभी बेहोश हो गई और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो यह देखकर उनके पैरों पहले से जमीन निकल गई थी कि वह एक कोठी पर पहुंच चुकी थी। वह औरत अपनी बेटियों का बदला लेना चाहती थी। वह जानबूझकर भाभी को बहाने से घर से बाहर लेकर चली गई और भाभी के बिना देखे ही मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया, जिससे भाभी बेहोश हो गई। और रिक्शा करके वह औरत भाभी को अपने साथ कोठी पर लेकर आ गई और घर वालों से उसने बहाना बना दिया कि तुम्हारी बेटी पर ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर भाभी ने मेरे कंधे को कसके से पकड़ लिया और फिर लोगों से बचने के लिए उनके सारी कोशिश नाकाम गई। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ मुड़कर देखा तो भाभी का शरीर कांप रहा था। मैंने बड़ी हैरत से वहां खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज करते हुए उन तक आया था। जैसे जैसे मैं उनके पास आता गया उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जो लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे। मैं बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी भाभी को बाहों में घेर लिया और भाभी को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जब मैं एक औरत की आवाज सुनी, वह औरत का रही थी, हे भगवान यह क्या बेशर्मी बचाई हुई है। इन लोगों ने, शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंगरिया खेलते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि यह देवर भाभी क्या खेल खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते कभी लिहाज नहीं। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी थी, अरे बहन, इसमें इस बच्चे का तो कोई कसर नहीं। इस बेचारे ने तो अपनी बिन माँ के ही बचपन गुजरा है, आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया औरत को सोचना चाहिए था जिसने पहले इसके भोले भाले भाई को फंसाकर इस घर में दाखिल हो गई और अब देवरा पर भी डोरी डाल रही है। अरे इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है, तभी तो इसका पति कितने सालों से इसे छोड़कर चला गया है। इसके इरादे सही नहीं है और दोनों भाइयों को अपने काबू में करना चाहती है। इसका तो काम ही यही है। इसके बाद यह कोई और मर्द ढूंढ लेगी और इसके जैसी औरतों का एक मर्द से गुजरा नहीं होता, उनके तो आदत ही होती है। मुझे तो बेचारे इसके पति पर तरस आ रहा है जो इसको इसके भाई का ख्याल रखने के लिए छोड़कर गया है। जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई का यहाँ पर क्या ख्याल रखा जा रहा है तो न जाने उसे पर क्या गुजरेगी। और न जाने बहुत सी औरतें इसी तरह की बातें कर रही थी। मैं चाहता तो उन सब को जवाब दे सकता था, मगर उसे टाइम मुझे अपनी भाभी की फिक्र थी, जिसका उसे टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैं जल्द से जल्द भाभी को घर के अंदर लेकर जाना चाहता था। अभी मैं भाभी का हाथ पकड़कर एक दो कम ही आगे चला था कि इतनी ही देर में जो बात मैंने सुनी उसको सुनकर मेरा फोन खोल गया था और भाभी भी मेरी बाहों में अपने होशोजमा हो गए थे। आदमियों ने तो यह देखते ही मुंह फेर लिए थे, जबकि और दिन न जाने हम दोनों को एक साथ देकर इतनी हैरान क्यों हो रही थी और इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मोटे की कहानी सुना रहे थे, लेकिन न जाने मैं की सोच में घूमता। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में गिरा हुआ हूँ। भाभी बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों की परवाह न करते हुए भाभी को अपने गोद में उठाया और घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बेड पर भाभी को लिटा दिया और फिर मुड़कर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहता तो अभी और इसी वक्त सबको जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने के बजाय भाभी के कमरे में चला गया और भाभी के पास बेड पर बैठ गया। अब मैं यह सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने
वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसे कैसे बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं भाभी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। मैंने देखा कि भाभी होश में आ रही थी। सोचते ही सोचते मेरा शरीर अकड़ गया था। भाभी अपनी मांग रही थी। मैं फौरन ही उनके करीब गया और उनका सहारा देकर बैठने लगा और जग से पानी निकालकर गिलास में किया और भाभी को पानी पिलाया। भाभी को तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। यह सब मेरी की वजह से हुआ था। जो भाभी बेहोश हो रही थी, मैंने भाभी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयाँ का डिब्बा निकाल और जिनको मैं खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी को बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल मैं भाभी की ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिला दी थी, वरना अभी तक न जाने क्या हो गया होता और भाभी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैं टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजाने लगी, जिसे सुनकर अचानक मैंने अपने